नमस्कार दोस्तों, बात है 16 दिसंबर सन 2012 की, जब देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जिसने राजधानी सहित पूरे देश को झकझोर के रख दिया। दिल्ली की रहने वाली ज्योति सिंह अपने दोस्त अरविंद प्रताप पांडे के साथ मूवीज देखने के लिए जाती है। जब रात के 9 बजे है वापस लौटते हैं तो व्हाइट कलर की बस को पकड़ते हैं, जिसमें इनके अलावा 6 और लोग राम सिंह, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मोहम्मद अफरोज बैठे हुए हैं। बस थोड़ी ही देर चलती है कि ये 6 के 6 लोग ज्योति सिंह के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ज्योति का दोस्त इसका विरोध करता है तो ये लोग उस लोहे की रॉड इसके सिर पे मार देते हैं और वहां बेहोश हो जाता है। फिर ये 6 लोग ज्योति के साथ बारी बारी से दरिंदगी करते हैं। जब इनका मन भर जाता है तो ये 6 लोग इन दोनों को बस में से नीचे फेंक देते हैं। जब यह घटनाक्रम सामने आता है, बहुत ज्यादा आंदोलन होते हैं, दिल्ली की पूरी पब्लिक रोडों पर उतर आती है और इस घटनाक्रम के 7 साल बाद इन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती है। Of the 4 convicts in this case has ended a 7-year-long battle for liberty. देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सालों बाद लोग सड़कों पर थे। दौड़ने के लिए लगा देना और भारत की आन मान शान की रक्षा कर लेना। आज से 7 साल पहले 16 दिसंबर की वो रात दिल्ली की बोली कि मम्मी मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। गैंगरेप के 4 दोषियों को शुक्रवार सुबह तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। चलिए दोस्तों, शुरुआत बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। बात है 10 मई 1990 की, जब ज्योति सिंह का दिल्ली में जन्म हुआ। इनकी माता का नाम आशा सिंह ठाकुर और पिता का नाम बद्रीनाथ ठाकुर है। इनके पिता का सपना था कि यह शिक्षक बने, लेकिन गरीब परिस्थिति होने के कारण यह पढ़ नहीं पाए। इन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चों को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराएंगे। तो ज्योति सिंह दिल्ली के ही कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही थी, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी का कोर्स भी कर रही थी। बात है 16 दिसंबर सन 2012 की, संडे का दिन था तो छुट्टी थी। ज्योति अपने एक दोस्त अरविंद प्रताप पांडे को कॉल करती है और बोलती है कि आज संडे का दिन है, हम दोनों चलिए मूवी देखने के लिए चलते हैं। और इन दोनों का प्लान बन जाता है। दिनों आमिर खान की मूवी तलाश रिलीज हुई थी, तो ये लोग मूवी देखने के लिए दिल्ली के साकेत में एक फेमस मॉल है, वहां मूवी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन संडे का दिन था तो हाउसफुल हो चुका था, इन्हें उस फिल्म की टिकट नहीं मिलती है। एक उसी टाइम पर एक और फिल्म रिलीज हुई थी, हाउस ऑफ पाई, जिसकी इन्हें टिकट मिल जाती है और ये दोनों वह मूवी देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद लगभग 9 बजे के समथिंग जब मूवी खत्म होती है, बाहर आते हैं। इन्हें साकेत से जाना है पालम गांव, तो इस पालम गांव के लिए ऑटो का वेट करने लगते हैं। कई सारे ऑटो वाले से पूछते हैं, लेकिन ये मनमाना किराया मांगते हैं तो ये लोग मना कर देते हैं। एक ऑटो वाला चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये बोलता है हम आपको मुनेर का बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, वहां से आप कोई बस या ऑटो पकड़ के पालम गांव तक आगे चले जाना। और ये लोग उस ऑटो में बैठकर मुनेर का बस स्टैंड तक जाते हैं और ये वहां पर उतर जाते हैं। अब ये किसी ऑटो या बस का वेट करने लगते हैं, तभी एक व्हाइट कलर की चार्टर्ड बस वहां पर आती है, जिसकी काली खिड़कियां हैं, अंदर पर्दा भी डला हुआ है। उसमें से एक लड़का विनय शर्मा इनसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो ये बोलते हैं हमें पालम गांव जाना है। तो बोलता है चलिए हम भी पालम गांव ही जा रहे हैं, आपको वहां छोड़ देंगे। अरविंद प्रताप पांडे बस के पास जाकर के देखते हैं कि इसमें से 3 लोग पैसेंजर्स की सीट पर बैठे हैं और 3 लोग ड्राइवर के केबिन में बैठे हैं, जिसमें 2 बैठे हुए हैं एक ड्राइवर की सीट पर, ड्राइवर जो बस चला रहा है। ये लोग उस बस में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर चलती है, विनय शर्मा इनसे किराए के रूप में 10-10 रुपए मांगता है। जब अरविंद प्रताप पांडे इनसे टिकट मांगते हैं तो विनय शर्मा टिकट देने से इनकार कर देता है। थोड़ी सी बहस होती है, लेकिन ज्योति अरविंद को समझा देती है, बात शांत हो जाती है। 6 लोग ज्योति को देख देख कर ये गलत कमेंट पास करने लगते हैं, तो अरविंद प्रताप पांडे इसका विरोध करता है, तो बहस होने लगती है। बहस थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ती है, तब इनको पता चलता है अरविंद को ये जो 3 लोग पैसेंजर्स की सीट पर बैठे हुए हैं ये पैसेंजर नहीं है, ये पूरे बस के मेंबर्स हैं। और जब बात ज्यादा बढ़ती है तो इन्हीं में से एक शख्स लोहे की रॉड निकाल करके अरविंद प्रताप पांडे के सिर पर मार देता है, जिससे वह वहां बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब ज्योति बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग ज्योति के साथ बदतमीजी करते हैं, ज्योति को खींच करके बस की पिछली वाली सीट पर ले जाते हैं और यहाँ से बारी बारी से दरिंदगी करते हैं। ज्योति अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह 6 दरिंदों का सामना अकेले बेचारी कैसे कर पाएगी। ज्योति अपने दांतों से कई बार इनको काटती भी है, मोबाइल छीनने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये लोग उसका मोबाइल छीन लेते हैं और ये बारी बारी से 6 के 6 लोग दरिंदगी करते हैं। इसी बीच में बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है, जिसके आसपास से कई सारी एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, कई सारे पुलिस थाने और चौकियों से होकर भी गुजरती है। इनका इतने से भी मन नहीं भरता है, तो जो बस का पाना होता है ये उस पाने को लोहे की रॉड को ज्योति की प्राइवेट पार्ट में डाल देते हैं। इसकी वजह से ज्योति की आंत बाहर निकल आती है। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहां पर इन दरिंदों ने घाव ना दिए हो। बॉडी पर कई सारे टीथ बाइट भी इन्होंने किए हैं, कई जगह पर इन लोगों ने ज्योति की बॉडी पे काटा भी है, ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा घाव दिए हुए हैं। और जब इन्हें लगता है कि ज्योति मर गई है तो ये लोग सोचते हैं कि चलो इनके दोस्त को भी मार देते हैं। तो एक और लोहे की रॉड अरविंद प्रताप पांडे के सिर पर मारते हैं
और मोबाइल, पर्स, घड़ी, ये सब कुछ छीन लेते हैं। इनका इतने से भी मन नहीं भरता है तो इनके पूरे कपड़े भी निकाल देते हैं। दिल्ली के एक साकेत के पास एक फ्लाईओवर है, वहां पर अपनी बस को ले जाकर के बस को खड़ा करते हैं, इनको नीचे फेंक देते हैं। अब दोनों लोग बेहोश थे, ज्योति का दोस्त थोड़ा होश में था। ये लोग सोचते हैं कि इसको एक्सीडेंट साबित कर दिया जाए और इनके ऊपर से बस चढ़ा दी जाए, तो बस को थोड़ा पीछे ले जाते हैं ताकि इनके ऊपर बस चढ़ा सकें। इतने में ही ज्योति का दोस्त ज्योति को झाड़ियों के पास में खींच लेता है और बस तेजी से निकल जाती है। ज्योति का दोस्त बहुत से लोगों से हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। इनका कहना था कि वहां से दर्जनों गाड़ियां, दर्जनों ऑटो वाले निकल रहे थे, लेकिन इनकी हेल्प वहां पर कोई भी नहीं करता है। तभी एक शख्स इनके लिए भगवान के रूप में आता है। राजकुमार अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहा था, ठंड का समय था, गाड़ी बिल्कुल स्लो चला रहे थे कि कानों में आवाज जाती है, हेल्प मी, बचाओ। अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और अरविंद प्रताप पांडे से सारी जानकारी लेते हैं। अपनी जैकेट और शर्ट निकाल करके इनको देते हैं। जैकेट ज्योति को अरविंद पहना देता है और शर्ट खुद पहन लेता है। अरविंद के सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और ज्योति की पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। अरविंद बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो। राजकुमार पुलिस को कॉल करते हैं। उसके बाद पास के ही एक होटल से 2 ब्लैंकेट लाते हैं, लुंगी के जैसा इन दोनों को लपेट देते हैं। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक पुलिस की जीप आ जाती है और वह इनसे जानकारी ले रही होती है कि एक और पुलिस की जीप आ जाती है और देखते ही देखते 3 पुलिस की जीप आ जाती हैं। दोस्तों, ये जो एरिया है ये किसी पुलिस थाने को पता नहीं कि किसके अंडर में आता है। अब ये तीनों थानों की पुलिस आपस में डिस्कस करती है कि आखिर ये एरिया आता किसके अंडर में है। जब तक ये डिस्कस करते हैं, अरविंद प्रताप पांडे बोलते हैं कि पहले हमें प्लीज हॉस्पिटल तक भेज दो, फिर आप डिस्कस करते रहना। लेकिन हमारे देश की पुलिस को तो अपनी तहकीक पड़ी है कि यह एरिया आखिर किसके थाने के अंडर में आता है। थोड़ी देर बहस होती है और आखिर हद तय होती है कि यह हद किसके थाने में आती है। उस हद वाली पुलिस की गाड़ी में राजकुमार और ज्योति का दोस्त पांडे ज्योति को उठा करके उस जीप में लटाते हैं और पास के ही सदरगंज इमरजेंसी हॉस्पिटल ज्योति को ले जाया जाता है। और जब इसको स्ट्रेचर लटाते हैं, जब फर्स्ट डॉक्टर इन्हें देखने के लिए आता है, वह कहता है कि आप ये किसकी डेड बॉडी को उठा लाए, इसकी मैं क्या दवाई करूंगा। अब इन शब्दों से सोच रहे होंगे कि आखिर उन दरिंदगों ने कितनी दरिंदगी अपनी बढ़ती होगी ज्योति की बॉडी पर। अब ज्योति का यहाँ पर इलाज शुरू होता है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो दिया जाता है। यहाँ घर पर ज्योति के माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लगभग रात के 11 बज गए थे, ज्योति का अभी तक कोई पता नहीं था। ज्योति घर में सिर्फ 2 ही मोबाइल फोन थे, एक तो इनके पिता ले जाते थे और एक ज्योति के पास रहता था। जब इनके पिता आते हैं तो बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आता है। असिस्टेंट पर जाकर देखते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं तो ये सब लोग बोलते हैं नहीं, हमने ज्योति को नहीं देखा। ज्योति के दोस्तों को कॉल करते हैं, उनसे पूछा जाता है, लेकिन बोलते हैं नहीं, ज्योति हमसे मिलने के लिए नहीं आई। तभी जब ये लोग बस स्टैंड पर ढूंढ ही रहे थे, तभी एक अननोन नंबर से ज्योति के पिता के फोन आता है, जो कि सतरगंज इमरजेंसी हॉस्पिटल से था। ज्योति के पिता बात करते हैं और इन्हें जानकारी मिलती है। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आप ज्योति के पिता बोल रहे हैं, आप सतरगंज इमरजेंसी हॉस्पिटल आ जाइए, ज्योति का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है। इन्हें मोबाइल पे नहीं बताया जाता कि आखिर हुआ क्या है। ज्योति के पिता ज्योति की माँ को बता करके जाते हैं कि ज्योति का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है, मैं अभी होकर के आता हूँ। और ये अपने एक दोस्त के साथ सतरगंज इमरजेंसी हॉस्पिटल जाते हैं। वहां ज्योति की हालत देखकर इनके पांव के नीचे से जमीन ही मानो खिसक जाती है। ज्योति की माँ को बुलाया जाता है। ज्योति की माँ जैसे ही अपनी बेटी को देखती है, इन माता पिताओं का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। ज्योति को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। ज्योति की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये न्यूज मीडिया में फैलती है, लोगों की सुनकर के होश उड़ जाते हैं कि ज्योति की आंत बाहर थी, शरीर पर कई सारे घाव थे, होंठ कटा हुआ था, सिर पर बहुत सारे घाव थे, पूरे शरीर पर बीत बाइट के निशान थे। लोगों को यह सब जानकारी मिलती है तो वो सोचते हैं कि इंसान भी ऐसा कर सकता है। और ये जब न्यूज तेजी से वायरल होती है तो दिल्ली की जनता में आक्रोश आ जाता है। दिल्ली पहली बार इतनी दहली हुई थी, लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं। अरविंद प्रताप पांडे के बयान के आधार पर पुलिस सीसीटीवी कैमरास की मदद से आरोपियों को पकड़ने के लिए जुट जाती है। और जब ज्योति को होश आता है तो वह मुंह बंद था, वह कुछ अपने मुंह से बोल नहीं पा रही थी। तो वह इशारे करके कागज पेन मांगती है और उस कागज पेन पर लिखती है, माँ मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मुझे अभी जीना है, मेरे आरोपियों को जिंदा मत छोड़ना। इसी घटना के बाद ज्योति सिंह को नया नाम निर्भया और दामिनी मिल जाता है। पार्ट के सबसे बड़े डॉक्टर नरेश वहां जाकर निर्भया को देखते हैं और निर्भया को वेदांता हॉस्पिटल ले जाने की प्लानिंग होती है, लेकिन बाद में यह लोग कैंसिल कर देते, बोलते वहां नहीं ले जाना चाहिए। 19 दिसंबर को निर्भया की 5वीं सर्जरी की जाती है, जिसमें बचा हुआ आंत का हिस्सा काट दिया जाता है। 21 दिसंबर को सरकार के आदेश से डॉक्टरों की एक कमेटी का गठन होता है, जिसमें कहा जाता है निर्भया को अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए।
डॉक्टरों का कहना था कि निर्भया को 102 से 103 फ़ारेनहाइट बुखार था, तो इसके कारण कुछ हद तक तो तबीयत ठीक थी, लेकिन जो इन्फेक्शन था वो तेजी से बढ़ रहा था। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार से बात करती हैं। 26 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होती है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है ट्रांसफर हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ जो कि सिंगापुर में है वहां भेजा जाए और इसका पूरा खर्चा सरकार देगी। तभी कुछ डॉक्टरों ने इसका विरोध भी किया, कहा इस चीज को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब 1 से 2 महीने कोई आईसीयू में भर्ती रहता है और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है, उस परिस्थिति में पेशेंट को सिंगापुर या विदेश भेजने की तैयारी की जाती है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि इस निर्णय के पीछे दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व्यक्तिगत रूप से थी। 27 दिसंबर को सरकारी खर्चे पर एयर एम्बुलेंस द्वारा या उनके माता पिता कुछ डॉक्टर्स को सिंगापुर भेजा जाता है। इस 6 घंटे की उड़ान में निर्भया एकदम अचेत अवस्था में पहुंच जाती है, वह बेहोश हो जाती है। कुछ मिनट के लिए इसकी सांसें चलना भी बंद हो जाती हैं। कहा जाता है निर्भया सिंगापुर जाने के बाद होश में ही नहीं आई। सिंगापुर पहुंचते ही निर्भया को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 28 दिसंबर को लगभग सुबह के 11 बजे सिंगापुर हॉस्पिटल के अधिकारी बोलते हैं कि निर्भया को मस्तिष्क का बुखार है और इसकी हालत बिल्कुल नाजुक है, ये अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। और जब राजधानी सहित पूरा देश आस लगाए बैठा हुआ था कि अब तो निर्भया ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में चली गई है, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। 29 दिसंबर सुबह लगभग 4:45 पर निर्भया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इसको डेथ घोषित कर देते हैं। निर्भया अपनी जिंदगी और मौत की जंग में जिंदगी से हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। 29 दिसंबर को पूरी कानूनी कार्रवाई हो जाने के बाद 30 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस द्वारा सुबह 4 बजे निर्भया के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाता है। एयरपोर्ट पर कई सारी राजनीतिक हस्तियां भी थी। एयरपोर्ट पर निर्भया के शरीर को एम्बुलेंस में रखा जाता है, एम्बुलेंस से डायरेक्ट मुक्तिधाम तक ले जाया जाता है। सूर्योदय होने में थोड़ा सा वक्त था। निर्भया के पिता कहते हैं कि जब तक सूर्योदय नहीं होगा मैं अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। इंतजार किया जाता है। लगभग 6:30 बजे सूर्योदय होता है और निर्भया के पिता और भाई द्वारा निर्भया का अंतिम संस्कार किया जाता है। निर्भया इस पंच तत्व में विलीन हो जाती है। इस घटनाक्रम के पास जनता में बहुत आक्रोश था। 21 दिसंबर को इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया जाता है। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निवास पर जनता द्वारा बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाता है, खुलकर नारेबाजी की जाती है। पुलिस द्वारा इन्हें भगाने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछार की जाती है। कई सारे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। देश में विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं। कैंडल मार्च निकाला जाता है। लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बहुत सारा विरोध होता है। कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ब्लैक बिंदु में कन्वर्ट कर लिया था। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से उभरने वाले योग गुरु बाबा रामदेव और पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह भी शामिल थे। 22 दिसंबर को दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। 24 दिसंबर को एक कार्यकर्ता राजेश गंगावर द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो बाद में 14 दिन बाद उन्होंने समाप्त की। 24 दिसंबर को इंडिया गेट पर जाने वाली सभी गाड़ियों, सभी पर्यटकों को जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मीडिया वालों को तक जाना वहां पर बंद कर दिया। पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया और धारा 144 लागू कर दी। हिंदुस्तान रिपोर्ट ने पुलिस वालों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में इनका कहना था कि 375 से भी ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इसमें पुलिस ने कहा कि जो प्रदर्शनकारी शांति रूप से अपने प्रदर्शन कर रहे थे, वह राजनेता और गुंडों ने सम्मिलित होकर के इसे उग्र रूप दे दिया। इसको शांत करने के लिए हमें अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल सुभाष तोमार जमीन पर गिर जाते हैं और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान की मौत हो जाती है। पुलिस उनकी हत्या के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इनकी मौत कार्डियल अटैक के द्वारा हुई है, लेकिन यह साबित नहीं होता कि ये जो इनको अटैक आया था वह सिर पर लगी चोट के कारण आया था। आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण इन्हें 2013 में 22 बरी कर दिया। निर्भया की मौत के बाद 29 दिसंबर चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर प्रदर्शनकारियों ने खूब प्रदर्शन किया और इसकी कड़ी निंदा की, खूब नारेबाजी की। भारत में विरोध के कारण पूरी एशिया में विरोध होने लगा, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ने भी खुलकर विरोध किया, रैलियां निकाली और भारतीय दूतावास तक भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इतने उग्र प्रदर्शन के बाद भारत सरकार ने विशेष जांच टीम का गठन किया। इसका नेतृत्व तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी प्रमोद कुमार कुशवाहा को दिया गया। बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद पुलिस ने 24 घंटे में सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस बस को मालिक को पकड़ लिया। मालिक के द्वारा उस ड्राइवर राम सिंह को पकड़ लिया। राम सिंह से कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया
और बाकी सभी 5 लोगों के स्केच बनवाए गए, जिसमें से एक को तो निर्भया और पांडे का मोबाइल ले गया था, उसकी लोकेशन से उसको पकड़ लिया। निर्भया का सबसे पहला अपराधी था पवन गुप्ता, जिसकी उम्र महज 19 साल थी और ये दिल्ली में फल बेचने का काम करता था। इसके माता पिता और छोटा भाई भी इसके साथ में रहते थे। पवन पर जब केस चलता है तो इनके वकील ने पवन को नाबालिग बताने की कोशिश की, हड्डियों की जांच करवाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। निर्भया का दूसरा अपराधी अक्षय ठाकुर, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, ये दिल्ली की बसों में ऑपरेटर का काम किया करता था। घटना के कुछ दिन बाद यार के गांव लौट गया था और यह शादीशुदा है, जिसका घटना के समय एक लड़का भी था। इसका दिल्ली में रहने का कोई ठिकाना नहीं था, अक्सर बसों में ही सो जाता था। इस घटना के बाद अक्षय ने ही जो खून के दाग लगे हुए थे बस को पूरी तरह से साफ किया था, पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की थी। और निर्भया की बॉडी पर जो बाइट मार्क मिले थे उनमें से कुछ तो अक्षय ठाकुर के थे। निर्भया का अगला खाती था मुकेश सेन, इसकी उम्र 26 वर्ष थी। बीबीसी के एक इंटरव्यू में इसने कहा है कि रेप होने में लड़कियों को ज्यादा जिम्मेदार हैं, इनको अपने घर से नहीं निकलना चाहिए और अगर कोई रेप करता है तो उन्हें रेप होने देना चाहिए। अगर हमें इस केस में मौत मिलती है तो आगे जो भी रेप होंगे लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और लड़कियों को जान से मार देंगे। मुकेश ही वह आरोपी था जिसने निर्भया और उसके दोस्त को लोहे की रॉड से पीटा था। मुकेश के लॉयर का कहना था कि मुकेश ने तो निर्भया का रेप किया ही नहीं, लेकिन डीएनए टेस्ट में साफ हो जाता है कि मुकेश ने भी निर्भया के साथ दरिंदगी की है। निर्भया का चौथा अपराधी है विनय शर्मा, जिसकी उम्र महज 20 साल है और ये दिल्ली में एक जिम ट्रेनर का काम करता था। ये बहुत ही जल्द एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। 2016 में विनय ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन ये विफल रहा। विनय के वकीलों ने भी केस को बहुत लंबा खींचा। निर्भया का 5वां आरोपी था जो उनमें सबसे बड़ा था राम से, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, जो मुकेश का भाई था। यह बस में ड्राइवर था, ज्यादा देर तक जेल में जिंदा नहीं रह पाया। 11 मार्च 2013 को इसकी साइड से जेल की खिड़की में इसका शव लटकता हुआ मिला। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या है। रामसे के वकीलों ने पुलिस पर आरोप लगाया कोई साइड से फंदा बना करके की में फंसा करके आत्महत्या कर सकता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि रामसे के मर जाने से निर्भया को इंसाफ मिल गया। निर्भया का 6वां आरोपी था जुवेनाइल, जिसकी उम्र महज 17 वर्ष थी, जो एक नाबालिग था। 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कड़ी पूछताछ की जाती है तो यह सभी 6 लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि यह लोग उस दिन पार्टी करने के लिए निकले हुए थे। इस बस को यात्रियों के चलने के लिए सुविधा नहीं थी, क्योंकि इसकी काली खिड़कियां थी और उसमें पर्दे भी डले हुए थे। तो उस रात इस बस को पार्टी करने के लिए निकाला था, तो ये लोग पार्टी करने के मूड में निकलते हैं। इस घटना से थोड़ी देर पहले एक कारपेंटर रामाधर सिंह को इन लोगों ने यात्री के रूप में बस में बिठाया, उससे 1500 रुपए और उसका मोबाइल छीन करके उसे बस से नीचे उतार दिया। हालांकि रामाधर सिंह को जहां बस से निकाला वह कैलाश संदीप 3 पुलिस कांस्टेबल गुजर रहे थे। रामाधर सिंह उनसे शिकायत करते हैं तो यह कहकर इस बात को टाल देते हैं यह एरिया हमारे थाने के अंडर में नहीं आता है, आप दूसरे थाने में जाकर के शिकायत कीजिए। घटना के बाद में इन तीनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है। 19 दिसंबर को अरविंद प्रताप पांडे ने अपना बयान दिया। 20 दिसंबर को निर्भया के दोस्त ने पुलिस उपायुक्त उप मजिस्ट्रेट के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल में अपने बयान दर्ज किया। 30 दिसंबर को सरकार ने आरोप पत्र और आरोपियों को मृत्यु दंड देने की मांग की। 24 दिसंबर को पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ते में आरोप पत्र दाखिल कर देंगे। 27 दिसंबर को एक सांसदीय बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह, दिल्ली पुलिस उपायुक्त नीरज कुमार को उपस्थित होने के लिए बुलाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न की मामलों की जांच के लिए 5 फास्ट ट्रैक अदालतों की मंजूरी दे दी, जिसमें पहली फास्ट ट्रैक अदालत का उद्घाटन 2 जनवरी 2013 को दक्षिणी दिल्ली के साकेत अदालत परिसर में हुआ। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2013 की तारीख दी गई। मोहम्मद अफरोज नाबालिग होने के कारण मीडिया के सामने इसका नाम बदल करके राजू रख दिया गया, जो अपराध करते वक्त 17 वर्ष 6 महीने का था। 28 जनवरी 2013 को किशोर न्यायालय बोर्ड जेजेबी ने यह आदेश दिया कि अफरोज पर व्यस्क के रूप में केस नहीं चलाया जाएगा। और 31 अगस्त 2013 को मोहम्मद अफरोज को किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा 3 साल के लिए 12 साल सुधार गृह भेजा गया और 20 दिसंबर 2015 को अफरोज को एक नई पहचान के साथ रिहा कर दिया गया, इसमें इसके रिमांड के 8 महीने भी सम्मिलित थे। किशोर अधिनियम 2000 के तहत किशोर की रिहाई की पहले समितियां गठन की जाती हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है किशोर को किसी नई पहचान के साथ रिहा कर दिया जाए, के लिए कुछ आर्थिक मदद भी दी जाए। अफरोज का नाम बदल करके राजू रख दिया गया और इसने जेल में 3 साल में खाना बनाना और सिलाई करना सीख लिया था। तो साथ ही साथ इसे 10,000 रुपए दिए गए और एक एनजीओ द्वारा इसे एक सिलाई मशीन दी गई, अपने आगे का जीवन बिता सके। ज्योति के 5 व्यस्क अपराधियों के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार को लेकर के अपराध दर्ज किया गया। रामसे के मरने के बाद बचे 4 आरोपियों और फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, पीड़ितों के बयान, फिंगरप्रिंट्स, बाइट मार्क, डीएनए टेस्ट सहित साक्ष्य प्रस्तुत किए। 10 सितंबर 2013 को दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इन 4 आरोपियों को हत्या, लूट, बलात्कार अपराधों का अपराधी घोषित कर दिया गया और 4 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। अपराधियों के वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दर्ज की। 31 मार्च 2013 को उच्च न्यायालय ने सितंबर 2013 में सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा।
अपराधियों के वकीलों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे। 15 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने पवन और मुकेश की फांसी पर रोक लगा दी। अदालत ने उसे दूसरे सप्ताह तक रोक दिया। 14 जुलाई को कोर्ट ने विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर की फांसी पर भी रोक लगा दी। 27 अगस्त 2015 को चारों आरोपियों को रामादर सिंह को लूटने के एवज में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की अपील को खारिज कर दिया। ने चारों अपराधियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। कानून विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। 19 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। अभी भी इनके पास एक और रास्ता था, राष्ट्रपति भवन का। भारत के संविधान आर्टिकल 72 राष्ट्रपति और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल की भी मृत्यु दंड को रोकवाने का अधिकार है। आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 7 जनवरी को दिल्ली की एक कोर्ट ने निर्भया के चारों आरोपियों को पहले डेथ वारंट जारी कर दिया, जिसमें इनकी फांसी की सजा 22 जनवरी 2020 सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में सुनिश्चित की गई। लेकिन अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के यहाँ दायर याचिका लगा दी, जिसमें देर हो रही थी। जेल नियमों के अकॉर्डिंग अगर किसी को साथ मृत्यु दंड दिया जाता है और जब तक हर एक व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकारों का उपयोग नहीं कर लेता, तब तक उसमें से किसी को भी फांसी नहीं दी जाती है। अक्षय की दया याचिका खारिज कर दी गई। मुकेश ने अपनी दया याचिका लगाई, जिस पर दिल्ली सरकार ने सिफारिश की कि दया याचिका को खारिज कर दिया जाए। 17 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर दी गई। 17 जनवरी 2020 को दया याचिका खारिज होने कुछ घंटों बाद न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दूसरा डेथ वारंट जारी किया, जिसमें 1 फरवरी 2020 सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में सुनिश्चित की गई। 17 जनवरी को पवन के वकील ने दिल्ली उच्च कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा पवन अपराध करते समय नाबालिग था। 30 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने इन लोगों की फांसी पर रोक लगा दी। एक वकील ने जेल मैनुअल 836 का हवाला देते हुए कहा, जब तक सभी लोग अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी एक को भी सजा नहीं दी जाएगी। पवन की याचिका खारिज हो जाने के बाद 17 फरवरी 2020 को अदालत द्वारा तीसरा डेथ वारंट जारी किया गया, जिसमें इनकी मृत्यु की तारीख 3 मार्च 2020 सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में रखी गई। कुछ कारणों के चलते इस डेथ वारंट पर भी रोक लग गई। 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल रखी गई। अपराधियों के वकीलों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा भी खटखड़ाया, जो हैंग नीदरलैंड में है, लेकिन यहाँ पर फांसी की तारीख नहीं बदली गई। 20 मार्च 2020 फांसी देने से पहले चारों अपराधी पवन, मुकेश, अक्षय, विनय, इन चारों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। इनसे अंतिम इच्छा पूछी गई। फांसी के तख्ते पर ले जाने से पहले की आंखों पर पट्टी बांधी गई, इनके पीछे हाथ बांधे गए। कथित तौर पर मुकेश ने अपनी मृत्यु के बाद अंगदान करने की बात कही थी। 30 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में पवन जल्लाद द्वारा इन 4 अपराधियों को फांसी दे दी जाती है। फंदे पर आधा घंटा लटकने के बाद डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इनकी बॉडी को उतार के पोस्टमार्टम करके इनकी बॉडी को परिवारजनों के सुपुर्द किया जाता है। यही उठता है कि निर्भया के 4 आरोपियों को फांसी मिलने के बाद क्या निर्भया को इंसाफ मिल गया, क्योंकि निर्भया का एक और आरोपी मोहम्मद अफरोज अभी भी हमारे और आपके बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है। कोर्ट ने यह कह करके छोड़ दिया कि यह अपराध करते समय नाबालिग था। क्या हमारे देश में नए कानून की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में ऐसे नए कानून बनने चाहिए? इस अपराध के बाद देश में कई सारे नए कानून बनाए गए। निर्भया हेल्पलाइन नंबर रखेगा, जिसमें महिलाएं डायरेक्ट अपनी समस्या बता सकती हैं। 2012 में नई दिल्ली में दर्ज 706 मामलों में सिर्फ निर्भया के दोषियों को ही सजा मिली। 16 दिसंबर 2012 और 4 जनवरी 2013 के बीच में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ा, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उत्पीड़न के 501 और बलात्कार के 64 अपराधों को दर्ज किया। अक्टूबर 2017 में एक सर्वेक्षण, जो दुनिया में अपनी तरह का एक पहला सर्वेक्षण था, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल के मुकाबले रेप के केसों में 13.23% की वृद्धि हुई। भारत में हर रोज 87 और हर घंटे में 3 से 4 रेप की घटनाएं होती हैं, जिनमें पर डे 4 से 5 रेप केस दिल्ली में होते हैं। भारत में 2017 में 33,658 रेप के केस सामने आए। 2018 में 33,977, 2019 में 32,260, 2020 में 28,153, 2021 में 31,878 रेप के केस सामने आए। 2020 से 2021 में 13% की वृद्धि रेप केसों में हुई है। इसमें सरकार की लापरवाही साफ साफ देखी जा सकती है। सरकार को अभी और नए कानून नियम लाने चाहिए। सरकार को ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई और उनके अपराधियों को उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और इसके नियमों को भी थोड़ा बदला जाना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द को इसकी छानबीन हो और अपराधियों को अपनी सजा मिल सके। मैं और आपको विशेष रूप से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब एक 17 साल का लड़का किसी लड़की का 2 बार रेप कर सकता है और कोर्टों से यह कर करके बरी कर देती है कि हर अपराध करते समय नाबालिग था, तो आप हमारे देश के कानून और सरकार को तो जानते ही हैं। तो हमें और आपको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।